भारत में प्रेस सेंसरशिप को लेकर इलॉन मस्क ने भी मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। X.com के ग्लोबल अफेयर्स अकाउंट ने लिखा कि भारत की सरकार समय समय पर अकाउंट्स ब्लॉक करने के आदेश देती है। ये प्रेस सेंसरशिप है और हम इसे लेकर गहरी चिंता में हैं। एक्स सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन इस पर कानूनी पाबंदियां हैं, जिस कारण लीगल एक्शंस का स्कोप लिमिटेड है। एक्स ने प्रभावित यूजर से रिक्वेस्ट किया कि वे अदालतों के माध्यम से कानूनी उपाय अपनाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। सोचिए, अगर यही स्तंभ सरकार की छत बनने लगे तो क्या बचेगा लोकतंत्र में? आज भारत में यही हो रहा है। अधिकतर मेनस्ट्रीम मीडिया संस्थान सवाल पूछने की जगह सत्ता की चाटुकारिता में लगे हैं और इस कारण ऑल्टरनेटिव मीडिया डेवलप हुआ। लोगों ने भी टीवी की जगह ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खबरों का सोर्स बनाया। बस फिर क्या था, सरकार ने वो तरीके भी ढूंढे जिससे इंडिपेंडेंट वॉइसेस को भी दबाया जा सके। टीवी मीडिया, ऑल्टरनेटिव मीडिया और आरटीआई, ये तीनों जनता के सबसे बड़े हथियार हैं और सरकार सिलसिलेवार तरीकों से इन्हें कुंद करती जा रही है। पहले सरकार ने टीवी और अखबारों को अपने कब्जे में लिया, कभी विज्ञापन के जरिए, कभी डर दिखाकर और कभी सीधे मालिक बदलवा कर। फिर जब मीडिया की गैर मौजूदगी में डिजिटल मीडिया उठने लगा तो सरकार ने उसे भी दबाने के लिए आईटी कानून और नए नियम लाकर सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और न्यूज वेबसाइट्स का गला पकड़ लिया। और तीसरा, जब आखिर में जनता के पास आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का रास्ता बचा, जिससे सरकार से सवाल पूछे जा सकते थे, तो उसे भी कमजोर कर दिया गया कानूनों को बदलकर। आरटीआई डालने वालों को डराया धमकाया गया, जिसमें सैकड़ों आरटीआई एक्टिविस्ट की जान तक चली गई। न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इसी प्रेस सेंसरशिप पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 8 जुलाई 2025 को X.com पर कंपनी के ग्लोबल अफेयर्स वेरीफाइड हैंडल से एक पोस्ट किया गया। 3 जुलाई 2025 का जब भारत सरकार ने एक्स यानी ट्विटर को 2355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। इन अकाउंट्स में राइटर्स और राइटर्स वर्ल्ड जैसे इंटरनेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे। बिना कोई वजह बताए सरकार ने कहा 1 घंटे के अंदर इन्हें ब्लॉक करो। बाद में विरोध हुआ तो सिर्फ 2 अकाउंट बहाल हुए, बाकी अब भी ब्लॉक है। इसी पोस्ट में एक्स ने भारत में प्रेस सेंसरशिप की बात कही और यूजर से रिक्वेस्ट किया कि वो लीगल रास्ते अपनाएं। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, सरकार ने ट्रेडिशनल मीडिया, ऑल्टरनेटिव मीडिया और आरटीआई को कमजोर करने का काम किया है। एक एक करके तीनों की बात करते हैं। पहले बात टीवी मीडिया की। मीडिया वो ताकत है जो सत्ता को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में स्थिति बदली है और मेन स्ट्रीम मीडिया के अधिकतर संस्थान सरकार के लिए माइक और एम्पलीफायर का काम करने लगे हैं। मीडिया के व्यवहार में ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। संपादकों को बदला गया, चैनलों को डराया गया और पत्रकारों को सजा दी गई। 2014 के बाद मीडिया के भीतर जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो था विज्ञापन के जरिए दबाव बनाना। केंद्र सरकार, उसके अधीन पीएसयूज मीडिया को भारी विज्ञापन देते हैं। न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ग्रुप, जिसमें CNN न्यूज 18, न्यूज 18 इंडिया और CNBC TV 18 जैसे चैनल आते हैं, इन सबको मिलाकर 2020 से 22 के बीच करीब 9 करोड़ रुपयों के विज्ञापन दिए गए। जी मीडिया को 7.8 करोड़ रुपए के विज्ञापन मिले, जिसमें सिर्फ जी न्यूज को ही 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन मिला। जी का मराठी चैनल Z24 टीज को 1 करोड़ का विज्ञापन मिला। जबकि सरकार की आलोचना करने वाले संस्थानों को विज्ञापन से दूर रखा गया। सरकार ने विज्ञापन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जो साथ दे उसे इनाम और जो सवाल पूछे उसे सजा। एनडीटीवी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब एनडीटीवी लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, सवाल पूछ रहा था, तो पहले उसे सरकारी विज्ञापनों से वंचित किया गया। फिर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज की जांचें शुरू हुई और फिर साल 2022 में अदानी ग्रुप ने चैनल का मालिकाना हक खरीद लिया। रवीश कुमार समेत कई बड़े पत्रकारों ने चैनल को छोड़ा। इसके बाद एनडीटीवी की पूरी संपादकीय दिशा बदलती नजर आई। दैनिक भास्कर पर जुलाई 2021 में इनकम टैक्स का छापा पड़ा, ठीक उसी समय जब अखबार ने कोविड के दूसरे लहर में सरकार की विफलता को कवर किया था। अखबार ने गंगा में तैरती लाशों की तस्वीरें छापी थी, जो सरकार के झूठे आंकड़ों की पोल खोल रहा था। लेकिन जवाब में मिला छापा और डराने की कोशिश। जितनी सख्ती से मीडिया को दबाया गया, उतनी ही तेजी से मीडिया का ऑल्टरनेटिव खड़ा होने लगा।
लेकिन सरकार ने इसके भी हाथ, पैर और मुंह बांधने शुरू कर दिए, साइलेंट तरीके से भी और सीनाजोरी के साथ भी। न्यूज क्लिक, द वायर और बीबीसी जैसे डिजिटल मीडिया संस्थाओं को सरकार ने या तो आर्थिक रूप से परेशान किया या कानूनी झंझटों में उलझा दिया। स्वतंत्र पत्रकारों को भी टारगेट किया गया। कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन को अखबार के सरकारी दफ्तर से निकाला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने घाटी में मीडिया पर पाबंदी का विरोध किया था। स्वतंत्र पत्रकार राणा अयूब, सिद्दीकी कप्पन और मोहम्मद जुबैर जैसे कई नाम ऐसे हैं जिन्हें या तो जेल भेजा गया या उनके खिलाफ जानबूझकर मामले दर्ज किए गए। कप्पन को हाथरस केस में रिपोर्टिंग के लिए जाते समय यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2 सालों तक जेल में रखा, बिना किसी पुख्ता सबूत के। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर आवाजों को दबाने के लिए सरकार का सबसे बड़ा टूल बना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और उसके तहत बनाए गए नियम। सबसे अहम बदलाव हुआ फरवरी 2021 में, जब सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 लागू किए। पहले ये नियम केवल सोशल मीडिया कंपनियों और वेबसाइट्स के लिए होते थे कि वो खुद ये देखें कि कोई कंटेंट गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं। लेकिन नए नियमों में कहा गया कि सोशल मीडिया कंपनीज को 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट हटाना होगा जब सरकार आदेश दे। कंपनियों को भारत में एक ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा जो सरकार के संपर्क में रहे। यदि ये अफसर या कंपनियां आदेश नहीं मानती हैं तो उन पर क्रिमिनल केस चल सकता है। इसके साथ ही डिजिटल न्यूज पोर्टल्स को कहा गया उन्हें भी एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना होगा। लेकिन बाद में इसमें सरकार ने कहा कि वो खुद तय करेगी कौन सी खबर ठीक है और कौन सी नहीं। इसके बाद साल 2023 में सरकार आईटी रूल्स में एक बार फिर बदलाव किया और लॉन्च कर दी फैक्ट चेक यूनिट, जिसका काम था डिजिटल मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया कंटेंट का फैक्ट चेक करना। मतलब सरकार खुद तय करेगी कि उसके खिलाफ क्या फर्जी है और फिर उसे हटाने का आदेश दे देगी, बिना कोर्ट, बिना अपील, बिना स्वतंत्र जांच के। हालांकि मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद सरकार को मिला आईटी एक्ट 2000 में एक लूप होल। ये लूप होल था आईटी एक्ट का सेक्शन 69A। इसके तहत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली चीजों को टेक डाउन कर सकती है, किसी भी वेबसाइट, पोस्ट या अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। 3 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने इसी सेक्शन 69A का इस्तेमाल करके 2355 एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिनमें रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज आउटलेट भी शामिल थे। आदेश में सरकार ने 1 घंटे के अंदर ब्लॉक करने को कहा, बिना कोई कारण बताए। बाद में जब विरोध हुआ तो सिर्फ इन 2 अकाउंट्स को बहाल किया गया, बाकी सब अब भी ब्लॉक हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसी कंपनियों ने बार बार कहा कि उन्हें भारत सरकार से भारी मात्रा में कंटेंट हटाने के आदेश मिलते हैं। सरकार के हाल ही के आदेश को तो खुद एक्स ने ही प्रेस पर हमला करार दे दिया है। इसके अलावा सरकार डिजिटल मीडिया पर कंटेंट को सप्रेस करने का एक और तरीका अपनाती है, एल्गोरिथमिक सप्रेशन और शैडो बैनिंग। यानी आप पोस्ट डालें लेकिन वो ज्यादा लोगों तक पहुंच ही ना पाए। कंपनियां सरकार की शिकायतों के आधार पर कंटेंट को लिमिट कर सकती है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए आईटी सेल की पूरी फौज तैनात है। हजारों नकली अकाउंट जो बोट्स की तरह काम करते हैं, ट्रेंड चलवाते हैं, आलोचकों को ट्रोल करते हैं और उनके अकाउंट्स को रिपोर्ट करते हैं ताकि रीच कम की जा सके। मीडिया, डिजिटल मीडिया को हैंडल करने के साथ साथ सरकार ने आरटीआई को भी कमजोर किया। जब 2005 में आरटीआई एक्ट बना तो उसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे क्रांतिकारी कदम कहा गया। आम लोगों को सरकार से सवाल पूछने, फाइल्स देखने और अफसरों की जवाबदेही तय करने का अधिकार मिला। शुरुआत में जनता को इस कानून की उतनी समझ थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे जनता को इस कानून की ताकत का एहसास हुआ, सरकार को इससे डर लगने लगा और फिर शुरू हुई आरटीआई को कमजोर करने की प्रक्रिया। सबसे पहला हमला हुआ 2019 में, जब आरटीआई एक्ट को संशोधित कर दिया गया। यह संशोधन बिना किसी उचित परामर्श के जल्दबाजी में पास किया गया था। इस संशोधन के जरिए सरकार ने सूचना आयुक्तों की आजादी छीन ली। पहले केंद्र और राज्य के सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक तय होता था और उनका वेतन चुनाव आयुक्तों के बराबर होता था। साल 2019 में मोदी सरकार ने इस कानून में संशोधन कर दिया। नए नियम में कहा गया, अब सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और कार्यकाल सरकार तय करेगी। यानी निश्चित कार्यकाल का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। अब सरकार अपनी सुविधा अनुसार सूचना आयुक्तों को मनमाने तरीके से हटा सकती थी और उनके वेतन में वृद्धि या कमी कर सकती थी। इससे यह साफ दिखता है, कोई भी सूचना आयुक्त लंबे समय तक आयुक्त बने रहने के लिए और अच्छे वेतन पाने के लिए सरकार के मन मुताबिक ही काम करेगा। यानी जिस संस्था को सरकार से सवाल पूछने के लिए खड़ा किया गया था,
उसे सरकार के मातहत बना दिया गया। सरकार ने इस संशोधन के पीछे तर्क दिया कि भारत के चुनाव आयोग और सूचना आयोगों द्वारा किए जा रहे कार्य पूरी तरीके से अलग हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, दूसरी ओर सूचना आयोग आरटीआई एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। इसलिए चुनाव आयोग और सूचना आयोग दर्जे अलग होने चाहिए। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी और इसे और भी कमजोर किया गया। साल 2023 में जब डीपीडीपी एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ तो यह सवाल खड़ा हो गया कि दो अधिकार, सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आरटीआई का मतलब है कि जनता सरकार से जानकारी मांग सकती है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। निजता का अधिकार, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी उसकी अनुमति के बिना साझा ना हो। ये दोनों अधिकार संविधान में दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने डीपीडीपी एक्ट के सेक्शन 44(3) के तहत आरटीआई एक्ट के एक सेक्शन 8(1)(j) को बदल दिया। पहले यह प्रावधान कहता था कि व्यक्तिगत जानकारी को तभी छिपाया जाएगा जब वो किसी सार्वजनिक हित से जुड़ी ना हो, लेकिन अगर कोई जानकारी सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है तो इसे उजागर किया जा सकता है। अब नए संशोधन में यह तय कर दिया गया कि किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को आरटीआई के तहत नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक हित की विचारधारा को पूरी तरह हटा दिया गया। यह नियम जोड़कर सरकारी अधिकारियों की निजी जानकारी को छिपाने की छूट दे दी गई। अब अगर किसी अधिकारी ने गलत तरीके से संपत्ति बनाई तो आरटीआई के जरिए वो जानकारी लेना मुश्किल है। इसके अलावा सरकार ने सूचना तक पहुंचने के तरीके भी जटिल कर दिए। जैसे मंत्रालयों ने आरटीआई सेक्शन को वेबसाइट से हटा दिया, पीएम केयर्स फंड जैसे मामले को आरटीआई के दायरे से बाहर बताकर जानकारी देने से मना कर दिया। जब किसी ने सरकारी फैसलों, रक्षा सौदों या मंत्रालय के खर्चों पर आरटीआई डाली तो जवाब आया, दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट या इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे खतरनाक ट्रेंड ये रहा कि आरटीआई डालने वालों को डराया जाने लगा। 2022 तक 100 से ज्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो चुकी थी या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इन सब कारणों की वजह से सूचना आयोग में लगातार आरटीआई की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सूचना आयोगों में आयुक्तों की कमी और काम करने के तरीकों के कारण लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2019 में 2,18,000 मामले लटके हुए थे, जिनकी संख्या साल 2024 में बढ़कर 4,05,000 हो गई। यह दिखाता है कि पिछले 5 सालों में लटके हुए मामलों की संख्या में लगभग 80% की बढ़ोतरी है। अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो यहां भी कुछ ऐसा ही हाल है। आरटीआई एक्ट के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग अंतिम अपीलीय निकाय है। इसके बावजूद खुद केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार आयोग में 23,000 से अधिक मामले लटके हुए हैं। सूचना आयोगों का मुख्य उद्देश्य है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, लेकिन जब सूचना आयोगों में आयुक्तों की नियुक्ति ही नहीं होगी तो यह काम करेगा कौन? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। शायद यही कारण रहा हो कि 33% सूचना आयोग अपने वार्षिक रिपोर्ट्स को उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। अब तस्वीर साफ है, प्रेस सेंसरशिप अब कोई अफवाह या इल्जाम नहीं, बल्कि सरकार की साफ नीति बन चुकी है। बात चाहे मीडिया हाउस को खरीदने की हो, कानूनों को बदलकर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की, या आरटीआई जैसे कानून को कमजोर ही कर देने की। हर स्तर पर सरकार ने कोशिश की है कि उसकी जवाबदेही कम हो और उसकी छवि पर सवाल उठाने वाले कम से कम दिखे। आज का भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां खबरें कम हैं, प्रचार ज्यादा, जहां सच्चाई को गाइडलाइन के खिलाफ कहकर हटाया जा सकता है और जहां जनता की आंख कान बनने वाला मीडिया सत्ता की जुबान बोलने लगा है। लोकतंत्र में इससे ज्यादा खतरनाक कुछ और नहीं हो सकता। इलॉन मस्क को यह समझ आ रहा है, इलॉन मस्क की कंपनी एक्स को यह समझ आ रहा है। मुझे यकीन है कि इस देश के एक्टिविस्ट को भी ये बात समझ में आएगी, इस देश के नेताओं को भी ये बात समझ में आएगी और आप दर्शकों को भी ये बात समझ में आएगी। आपको समझ में आती है या नहीं, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शुक्रिया।